नमस्कार, मैं हूं सुशील भट्ट और आप देख रहे हैं समाचार सच। समाचार सच में आज हम बात करेंगे राजीव गांधी की हत्या की। और हत्या एक ऐसे संगठन ने की जिसका नाम LTTE है और उसके जो हत्या का षड्यंत्र रचा गया वो जाफना के जंगलों में रचा गया। कहानी बहुत लंबी है, इसलिए हमें आपको बैठ के बतानी पड़ रही है और मैं थोड़ा पढ़कर भी आपको सुनाऊंगा क्योंकि कुछ तथ्यपरक बातें हैं। तो बात है सन 29 जुलाई 1987 की। कोलंबो में सुबह सुबह शांति समझौता हुआ और शांति समझौता हुआ भारत और श्रीलंका के बीच में। और उससे एक दिन पहले वहां दंगे भड़के हुए थे कोलंबो में और हिंसा इतनी अधिक भड़की उस दिन कि राष्ट्रपति का जो आवास है, राष्ट्रपति के आवास का एक हिस्सा तक जला दिया गया। और जयवर्धने वहां के राष्ट्रपति थे और लिखित में उन्होंने आमंत्रण दिया भारत को कि भारत शांति सेना भेजे 80,000 की फोर्स। उसी रात राजीव गांधी ने फोर्स को आदेशित किया और 80,000 फोर्स 6 घंटे बाद लगभग कोलंबो यानी कि श्रीलंका पहुंच गई और इसको शांति सेना का नाम दिया गया। शांति सेना का जो मुख्य मकसद था वो LTTE या अन्य जितने भी उग्रवादी संगठन थे सबको सरेंडर कराना था और वहां पर शांति स्थापना करना जो शांति सेना थी उसका मुख्य उद्देश्य था। आपने देखा होगा कि क्योंकि राजीव गांधी जी को जो वहाँ का एक सिपाही था उसने जब बट मारी तो एक बहुत प्रचारित हुआ था उस समय और न्यूज़पेपर में भी बहुत प्रमुखता से छपा था। तो ठीक उसके अगले दिन यानी कि 29 जुलाई जब शांति समझौता हुआ तो 30 जुलाई 1987 को राजीव गांधी को गार्ड ऑफ ऑनर देने के दौरान एक जो सिपाही था उसने अपनी राइफल की बट से मारा। और ये तस्वीरें भी काफ़ी प्रचारित हुई थी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो उस समय नहीं होता था पर अखबारों के माध्यम से लोगों को मालूम चला और पूरे देश में एक सनसनी सी फैल गई कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन पर इस तरीके से हमला हुआ। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि इस हमले के बाद उनके ऊपर एक और हमला होगा और जिसमें वो इतना प्राणघातक हमला होगा कि जिसमें उनको एक विस्फोटक से उड़ा दिया जाएगा। और ये जो षड्यंत्र रचा गया ये श्रीलंका में ही रचा गया। तो आइए बात करते हैं आज हम श्रीलंका में जो श्रीलंका की में जिस तरीके से वहाँ LTTE का आप नाम सुनते हैं या जिस तरीके से वहाँ उग्रवादी संगठन उग्रवाद फैला था उसकी कहानी हम आपको सुनाते हैं। नाम था वेलुपिल्लई प्रभाकरन। और जो दिल्ली क्योंकि जो राजीव गांधी पर उस दिन हमला हुआ था यानी कि जो गार्ड ऑफ ऑनर के दौरान जो राइफल की बट मारी थी वो इसलिए मारी थी क्योंकि जो वहाँ पर समझौता हुआ था जो श्रीलंका और भारत के बीच में शांति समझौता हुआ था उससे वहाँ की सिंगला आबादी नाराज थी। तो मैं सिंगला आबादी के बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन बात करते हैं हम वेलुपिल्लई प्रभाकरन की जिसने बाद में जाकर राजीव गांधी की हत्या का षड्यंत्र रचा। और वही वेलुपिल्लई प्रभाकरन का दिल्ली में बहुत उसका एक भारत सरकार के गेस्ट के रूप में उसको रखा गया और दिल्ली के अशोका होटल में 5 स्टार होटल में रूम नंबर 518 में उसको ठहराया गया। ये 28 जुलाई की बात है यानी कि जब शांति समझौता हुआ उससे ठीक एक दिन पहले की बात है। लेकिन उससे भी पहले वो क्योंकि एक हफ्ते पहले वो क्या कहते हैं श्रीलंका से वो भारत आ गया था और उसने तमिलनाडु में चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। जो प्रभाकरन था, प्रभाकरन ने कहा कि श्रीलंका के तमिल क्षेत्रों की आज़ादी यानी कि इलम के अलावा और कोई दीर्घकालीन हल नहीं हो सकता वहाँ के लोगों के लिए और श्रीलंका के तमिल लोगों के लिए यही स्थायी समाधान है, इलम से कम कुछ भी नहीं। ये कहना था प्रभाकरन का। और प्रभाकरन 28 जुलाई 1987 को 7 रेसकोर्स प्रधानमंत्री निवास में हाजिर हुआ। 1.5 घंटे उसकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई राजीव गांधी से और उसके और भारत सरकार के बीच में मतलब एक समझौता जैसा हुआ कि आप अपनी बात प्रभाकरन से कहा गया कि आप वहाँ सरेंडर कर दीजिए श्रीलंका में जहाँ जाफना में, क्योंकि इन लोगों का काफ़ी प्रभाव था और श्रीलंका में अगर आप समझौता करते हैं, शांति समझौता करते हैं तो इसके बदले में आपको वहाँ स्वायत्तता दी जाएगी और आपको अधिकार भी दिए जाएंगे। तो उसके बाद एक प्रेस को बयान भी दिया था प्रभाकरन ने कि तमिलों की भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता होने के कारण हम इस समझौते से संतुष्ट और सहमत हैं। मतलब उन्होंने राजीव गांधी को तमिलों की भावनाओं के प्रति संवेदनशील बताया था। लेकिन हम अब आपको ये बताना चाहेंगे कि वहाँ आखिर उग्रवाद के हालात श्रीलंका में कैसे पैदा हुए।
श्रीलंका जब भारत देश आजाद हुआ तो उसके ठीक 1 साल बाद श्रीलंका भी आजाद हुआ, लेकिन उस समय देश का नाम श्रीलंका नहीं था बल्कि देश का नाम था सिलोन। और सिलोन में जब आदेश मतलब जब सिलोन मतलब गुलाम था, जब गुलाम था तो गुलामी के दौर पे ही वहाँ पर जो तमिल भाषी मजदूर वहाँ से खेतों में काम करने के लिए लाए जाते थे, वहाँ चाय के बागान में काम करने के लिए भारत के तमिलनाडु से तमिल भाषी मजदूर काम करने के लिए लाए जाते थे, जो भारतीय तमिल कहलाते थे, और चाय बागानों में ये लोग काम करते थे। और जो श्रीलंका में पहले से तमिल लोग रहते थे उनको जाफना तमिल या श्रीलंकन तमिल भी कहा जाता था। इनकी आबादी लगभग 23% थी, 23% थी। और वहाँ की जो बहुसंख्यक आबादी थी वो सिंगला थी। मतलब कि जो वहाँ के सिंगला नेता थे वो हमेशा उपेक्षा करते थे किनकी, जो तमिल वहाँ के लोग होते थे, तमिल नेता होते थे, उनकी उपेक्षा करते थे। लेकिन बड़े पदों पर तमिल थे क्योंकि तमिल बहुत पढ़े लिखे थे। और तो इसका विरोध उन लोगों ने किया, सिंगला लोगों ने, क्योंकि सिंगला बहुसंख्यक थे। उन्होंने कहा कि तमिलों को नौकरी से हटाया जाए और तो और इनके वोट देने का अधिकार भी इनसे छीन लिया जाए। तो सिंगली जाति जो है ये बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं और ये ज्यादा आबादी है और इन्हीं का वर्चस्व श्रीलंका में है। और तमिल लोग कम तादाद में थे और इनको दोयम दर्जे का नागरिक भी ये लोग मानते थे। और श्रीलंका सरकार ने तो यहाँ तक 1956 में जो वहाँ की आधिकारिक भाषा थी वो सिंगला घोषित कर दी। मतलब आधिकारिक भाषा सिंगला घोषित होने से ये हुआ कि जो नौकरियां थी उनमें मुश्किल खड़ी हो गई जो तमिलों के लिए, क्योंकि तमिलों को सिंगला भाषा बोलनी नहीं आती थी। और नया संविधान श्रीलंका में लागू हुआ 1972 में, जिसमें उसका नाम सिलोन, पहले जैसे सिलोन नाम था जब देश नया नया आजाद हुआ था, उसके बाद 1972 में उसका नाम श्रीलंका पड़ गया। और वहाँ बौद्ध धर्म को प्राथमिक धर्म घोषित कर दिया गया। और तो और वहाँ कोटा सिस्टम भी लागू हुआ कि जो सिंगला जाति के लोग हैं तो कम मार्क्स में भी उनका एडमिशन हो जाए। तो इस तरीके का भेदभाव वहाँ जो तमिल थे उनके साथ होने लगा। तो इससे वहाँ तमिल लोगों में आक्रोश हो गया और वहाँ एक उग्रवाद फैलने लग गया। तो श्रीलंका में जो तमिल उग्रवादी थे उनकी ट्रेनिंग, कहते हैं कि भारत सरकार ने उनकी ट्रेनिंग कराई। और इंडिया टुडे ने तो यहाँ तक छापा कि तमिलनाडु में कई ट्रेनिंग कैंप लगे हुए थे तमिलनाडु में। और भारत ने पहली बार 1983 में टेलो नाम की एक संगठन यानी कि तमिल इलम लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ट्रेनिंग देना शुरू किया 1983 में। लेकिन वहाँ का जो प्रभावशाली संगठन था उसका नाम था LTTE, जिसकी स्थापना 23 जुलाई 1983 LTTE वहाँ का एक बहुत प्रभावशाली संगठन था। उसने क्या काम किया, 23 जुलाई 1983 को घात लगाकर 13 श्रीलंकाई सैनिकों को मार गिराया। और जो LTTE है उसका फुल फॉर्म है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। इसकी स्थापना 5 मई 1976 को प्रभाकरण ने की गई थी। और इसका मुख्य मकसद था तमिल क्षेत्रों को लेकर अलग देश की मांग करना, जिसके संस्थापक वेल्लू पिल्लई प्रभाकरण थे। तो जब ये 13 सैनिक श्रीलंका में मारे गए तो श्रीलंका में तमिल विरोधी हिंसा फैल गई जो 3 दिन तक चली और इसको ब्लैक जुलाई भी कहा गया, जिसमें 18 तमिल मारे गए। तो इससे एक गृह युद्ध जैसी स्थिति छिड़ गई और यहाँ तक कि कोलंबो में तमिलों के घर चिन्हित किए गए। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो, वहाँ तमिलों के घर चिन्हित किए गए। वोटर ID लिस्ट से नाम निकाले गए कि कौन तमिल है, कौन, इनके घर जलाओ, इनको मारो करके। और वहाँ गृह युद्ध की स्थिति हो गई थी और उस डर के मारे हजारों जो तमिल थे वो समुद्री मार्ग से तमिलनाडु पहुंचे, भारत के तमिलनाडु पहुंचे। तो शरणार्थी जब तमिलनाडु पहुंचे तो भारत के लिए भी समस्या खड़ी होने लगी। लेकिन कई जो तमिल थे वो जाफना द्वीप में फंस गए। ये जाफना के जंगल पड़ते हैं श्रीलंका में ही, एक जाफना एक जगह है, वहाँ तमिल बाहुल्य क्षेत्र है, तमिलों का वहाँ पर वर्चस्व है। जो तमिल उग्रवादियों की जो गतिविधियां चलती है उसका केंद्र माना जाता है और LTTE का हेडक्वार्टर भी वही है। अब तो LTTE रहा नहीं, ये तब की बात है। कई जाफना द्वीप में फंसे होने के कारण खाने पीने कुछ लोग फंस गए, मतलब कुछ तमिल फंस गए और उनके खाने पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी और हजारों की संख्या में थे। तो भारत में भी दबाव पड़ने लगा क्योंकि जो श्रीलंका में जिस तरीके से जो तमिल है वो भारत की ही है, तो इसकी राजनीति का असर भारत में भी होता है। तो जो तमिलनाडु के क्षेत्र के जो नेता हैं उन लोगों ने सरकार पे दबाव बनाया कि इनकी आप मदद करो, मतलब भारत सरकार इनकी मदद करे LTTE की, क्योंकि वो मानते थे कि LTTE तो भारत के लोग हैं, वो वहाँ श्रीलंका में जाके अलग देश की मांग कर रहे हैं, मतलब है अपने ही लोग हैं। तो भारत ने क्या किया, एक ऑपरेशन पूमलाई किया
तो भारतीय सेना के माध्यम से किया गया है ऑपरेशन कुंगलाई। इसमें 5 तो AN-32 जहाजों से 23 टन खाद्य पदार्थ पहुंचाया गया। कहाँ पहुंचाया गया? जाफना द्वीप के जंगलों में, जहां तमिल फंसे हुए थे। और जिसको जो सुरक्षा दी गई, क्योंकि इन जहाजों की सुरक्षा में 4 मिराज जहाज भी लगाए गए थे। इसके बाद क्योंकि अगर भारत ने चेतावनी भी जारी की थी कि अगर श्रीलंका इन हवाई जहाजों पे हमला करता है तो इसको भारत पे हमला माना जाएगा और युद्ध शुरू हो जाएगा। और श्रीलंका भारत को अपना दोस्त जैसा ही मानता था, जो भी था, तो भारत से युद्ध नहीं चाहता था। और इसके बाद भारत ने श्रीलंका ने भारत को समझौते के लिए भी बुलाया कि एक शांति समझौता हो जाना चाहिए यहाँ LTTE की समस्याओं के समाधान के लिए भारत की सेना इसमें सहयोग करे। तो जब भारत ने अपनी सेना भेजी तो उसका नाम था IPKF। भारत की जब वहाँ सेना गई श्रीलंका में, उसका नाम था IPKF, यानी कि इंडियन पीस कीपिंग फोर्स। और इसका काम था तमिल उग्रवादियों को सरेंडर कराना। तो 2 अगस्त 1987 को प्रभाकरन को दिल्ली से श्रीलंका की सेना ही ले गई, क्योंकि दिल्ली सरकारी मेहमान बना हुआ था। और प्रधानमंत्री राजीव गांधी से भी उसकी मुलाकात हुई थी। उससे पहले उसने चेन्नई में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो 2 अगस्त 1987 को प्रभाकरन को दिल्ली से श्रीलंका लाया गया, वो भी सुरक्षा घेरे में लाया गया, और उसको हेडक्वार्टर जाफना छोड़ा गया। और प्रभाकरन ने उसके 1-2 दिन बाद सरेंडर की लिखी चिट्ठी मेजर जनरल हरकीरत सिंह को दी, जो भारत के मेजर जनरल उस समय के थे, हरकीरत सिंह। और इस मिशन के लिए उनको हेड बनाया गया था, मेजर जनरल हरकीरत सिंह को। तो अगले दिन शाम 5 बजे जाफना रैली में ट्रकों में भरकर हथियारों का समर्पण करने लगे LTTE के लोग। LTTE के लोग काफी दिनों तक समर्पण करते रहे, और अन्य उग्रवादी संगठन भी समर्पण करते रहे। और इनमें आपस में भी लड़ाई होती रहती थी। जो अन्य उग्रवादी संगठन थे और जो LTTE थे, वर्चस्व की लड़ाई होती थी तमिल बाहुल्य क्षेत्रों में। तो इनकी आपसी मुठभेड़ को रोकना भी भारतीय सेना के लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि शांति सेना थी, इसको लड़ाई का कोई आदेश नहीं था, और न ही इतने हथियार ले गए थे भारतीय सेना के जो जवान थे, या न ही इतने संसाधन ले गए थे, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे शांति बहाली करनी थी। कुल मिला के शांति सेना को भेजने का मकसद ये था कि वहाँ शांति बहाल करना। तो 15 अगस्त 1987 को रॉ के ऊपर आरोप, लिट्टे के लोगों ने आरोप लगाया कि जो आपकी रॉ है वो विरोधी संगठनों को हथियार दे रहा है। और इसी बहाने के चलते इन्होंने 21 अगस्त को समर्पण रोक दिया, इन्होंने समर्पण करना रोक दिया। और तो और जो अन्य देश थे उनसे हथियार मंगाना शुरू कर दिए, क्योंकि भारत को काफी हथियार अपना सरेंडर कर चुके थे। तो उन्होंने अन्य देशों की मदद से फिर हथियार जमा करना शुरू कर दिया LTTE के लोगों ने। तो फिर उसके बाद हाई कमिश्नर का फोन आता है मेजर जनरल के पास, जो हरकीरत सिंह जी थे। 14 सितंबर 1987 को आता है, क्योंकि 16 सितंबर को इन्होंने जो प्रभाकरन के साथ एक मीटिंग भी रखी थी, रॉ और आर्मी, और जिसमें सारे जो आर्मी से संबंधित जितने वो थे सबको उसके साथ एक मीटिंग करनी थी। लेकिन उससे पहले ही 14 सितंबर 1987 को हाई कमिश्नर का मेजर जनरल का फोन आता है कि अगर 16 सितंबर की मीटिंग में जैसे ही प्रभाकरन आएगा तो उसको या तो अरेस्ट कर लो या गोली मार दो। तो इस पर जो मेजर जनरल हरकीरत सिंह जी थे, उन्होंने कहा कि सेना कभी भी किसी की पीठ पर वार नहीं करती, यानी कि हम इसको मीटिंग में बुला रहे हैं तो हम धोखे से किसी को मारते हैं सेना का। तो उन्होंने मना कर दिया, मतलब उन्होंने आदेश मानने से मना कर दिया एक तरीके से। मीटिंग भी अच्छी तरीके से संपन्न हो गई। तो उसी दौरान क्या हुआ कि LTTE का एक पॉलिटिकल विंग हुआ करता था, उसका एक नेता था थिलीपन। तो थिलीपन भूख हड़ताल में बैठ गया और लगभग 12 दिनों से भूख हड़ताल पे बैठा हुआ था। उसका कहना ये था कि जो श्रीलंका थी, जो भारत और श्रीलंका के बीच में समझौता हुआ है, मतलब जो तमिल लोगों को अधिक स्वायत्ता मिले, या तमिल लोगों के अधिकार बढ़ जाएंगे, या तमिल लोगों का भी प्रभाव वहाँ पर होगा श्रीलंका में। तो उसका कहना था कि जो श्रीलंका की सरकार है ये समझौते को लागू नहीं कर रही है। तो 12वें दिन थिलीपन की मौत हो जाती है। तो इससे भी LTTE भड़क जाता है, क्योंकि एक तरफ वो सरेंडर कर रहे थे, और सरेंडर भी उन्होंने रोक दिया था। उन्होंने आरोप लगाया रॉ पे कि ये विरोधी संगठनों को हथियार दे रहे हैं हमारे खिलाफ करके। तो 12वें दिन उसकी मौत होने से LTTE के जो उग्रवादी थे वो भड़क गए। और इसी बीच LTTE के 17 उग्रवादियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 17 उग्रवादियों को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो उसमें कई सीनियर कमांडर भी थे। तो श्रीलंका की सेना जब भारत ने वहाँ से सेना हटाई, श्रीलंका के जो उच्च अधिकारी थे सेना के, उन्होंने वहाँ के जो सेना के बड़े अधिकारी थे
कहा कि आप हमें अपनी कार्यवाही करने दीजिए, आप अपनी सेना हटा लीजिए। तो जैसे ही भारत ने अपनी सेना हटाई तो 12 उग्रवादियों को, जैसे ही वो 17 उग्रवादी जो गिरफ्तार थे उनको अपनी कस्टडी में लेने के लिए गए, मतलब उनको वो कोलंबो ले जाना चाहते थे, जो श्रीलंका के जो सेना थे, श्रीलंका की सेना। तो इसका उन्होंने एलटीटीई के लोगों ने विरोध भी किया। तो 12 उग्रवादियों ने कहीं उनकी पकड़ में ना आ जाए या हमें मार ना दे, तो उससे पहले उन्होंने साइनाइड खा लिया। पहले एक दौर चलता था एलटीटीई में कि अगर कोई उग्रवादी पकड़ा जाता तो साइनाइड खा लेता था। तो साइनाइड एक ऐसा जहर होता है जिसका असर तुरंत होता है और सेकंड में ही आदमी मौत की घाट उतर जाता है। और इसको एक आसान, मतलब एक सुसाइड तो होता है, इससे सुसाइड तो गलत ही होता है, लेकिन फिर भी इसको एक आसान मौत कहा जाता है। तो एलटीटीई भारत के खिलाफ हो गया। तो भारत के जब खिलाफ हो गया एलटीटीई, तो कमांडो एक बार जो भारत के कमांडो थे भारतीय सेना के, वो जीप से कुछ जैरिकन में पेट्रोल या पानी भरने के लिए जा रहे थे, मतलब उनको आवश्यकता थी पेट्रोल। तो एलटीटीई के लोगों ने उनको जलाकर मार डाला। उनके गले में, कहते हैं कि गले में टायर तक जला के उनको मार डाला। तो इससे भारतीय सेना ने क्या किया, 8 अक्टूबर को हमले का, तो भारत ने जो सैन्य कार्यवाही की थी एलटीटीई के खिलाफ, तो इसका इसकी जो खिलाफत की वहाँ की जो जनता थी और जो राजनीतिक दल थे यानी कि तमिलनाडु के, उन लोगों ने इसकी मुखालफत की और उन्होंने भारत पर सेना वापसी का दबाव बनाया। लेकिन सेना और जो एलटीटीई में बहुत जमकर युद्ध हुआ और इससे एलटीटीई बहुत कमजोर हो गया था। तो एलटीटीई ने क्या किया कि श्रीलंका से ही लास्ट में हाथ मिला लिया और श्रीलंका से कहा कि आईपीकेएफ यानी जो भारत की जो शांति सेना उसको विड्रॉ कर लो और हम आपसे बाद में बातचीत करेंगे, डायलॉग शुरू होगा और बाद में आपसे समझौता हो जाएगा। तो जो एलटीटीई और श्रीलंका की सेना पहले आपस में एक दूसरे के मतलब श्रीलंका को इसी वजह से शांति सेना बुलानी पड़ी एलटीटीई की वजह से, और आज उन दोनों ने हाथ मिला लिया। तो फिर भारत की सेना को वहां से हटाने की भी बात कही गई। तो श्रीलंका में 1988 में आम चुनाव हुए और 2 जनवरी सन 1989 को रणसिंघे प्रेमदास वहां के राष्ट्रपति बने। उन्होंने भारत को सेना वापस बुलाने को कहा और 1988 के लगभग अंत में वीपी सिंह भी देश के प्रधानमंत्री बन गए थे भारत के, तो उन्होंने वहां से शांति सेना वापस बुला ली थी। श्रीलंका में कुल हमारे देश के 1248 सैनिक शहीद हुए। एक बहुत बड़ी क्षति हमारे देश को पहुंची क्योंकि हमारी जो देश की सेना थी वो वहाँ शांति बहाली के लिए गई थी, उसके बावजूद भी 1248 सैनिक वहाँ शहीद हुए। जो एलटीटीई से जो उनकी मुठभेड़ हुई है, एलटीटीई ने, क्योंकि हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे, उसके बाद एलटीटीई ने हम पर हमला किया। मतलब हम तो उनके भले के लिए वहाँ पर गए थे, उसके बावजूद भी भारतीय सेना को बहुत नुकसान उठाना पड़ा वहाँ पर। और फिर भारत में 1991 में जब चुनाव हुए तो उससे पूर्व ही क्योंकि प्रभाकरण को ये लगने लगा था कि कहीं बाद में जब कभी चुनाव होंगे और अगर प्रधानमंत्री दोबारा से राजीव गांधी बन गए, क्योंकि कांग्रेस का तो वर्चस्व था उस समय, और कहीं वो फिर से दोबारा से शांति सेना ने भेज दे, क्योंकि वीपी सिंह ने शांति सेना वापस बुला ली थी। तो प्रभाकरण को भय सताने लगा था कि शांति सेना दोबारा से श्रीलंका में पहुंच जाए, मतलब उसकी मनगढ़ंत उसके दिमाग में भय था। तो आज हम आपको कहानी, मैंने शुरू में आपको कहा था कि राजीव गांधी की हत्या की हम कहानी आपको सुना रहे हैं। तो इसका जो षड्यंत्र, इसका जो पूरा वो रचा गया, वो नवंबर 1990 में जाफना के जंगलों में इसका षड्यंत्र रचा गया। राजीव गांधी की कत्ल की सारी योजना जाफना के जंगल में बनी, जिसमें 4 लोगों के साथ प्रभाकरण शामिल था और बिल्कुल जंगल का इलाका था, शांत इलाका था और शिवरासन उनमें से एक था। उसको जो राजीव गांधी की हत्या की प्लानिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई। फिर ये लोग तमिलनाडु आ गए जाफना से, जितने 4 लोग थे प्रभाकरण के अलावा। तो इन लोगों ने वहाँ कमरा वमरा ढूंढा, वहाँ मतलब लोगों की भी खोज की, क्योंकि इनको बम, ह्यूमन बम की भी आवश्यकता थी। और उन्होंने एक जगह पड़ती है पोरूर, वहाँ पे इन लोगों ने घर ले लिया। तो इनको ह्यूमन बम मिला नहीं शिवरासन को। तो शिवरासन क्या किया, फिर जाफना दोबारा चला गया अपने कमांडर से मिलने, यानी कमांडर कौन, प्रभाकरण से मिलने। उसने प्रभाकरण से कहा कि वहाँ तो हमें कोई मानव बम मिल नहीं रहा है, क्योंकि मानव बम अगर हम हर किसी को बना देंगे, किसी ने कोई विश्वसनीय आदमी नहीं रहा और उसने बातें लीक कर दी, तो ये एलटीटीई के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। तो उसके बाद क्या हुआ कि तो जो प्रभाकरण था उसने कहा कि अब तुम ये जो मानव बम तुम्हें अगर तमिलनाडु से नहीं मिला तो जाफना से ही उसने मानव बम ले जाने को कहा। और उसने कहा कि उसने शिवरासन को कहा कि तुम्हारी जो 2 चचेरी बहनें, इनको ले जाओ, जिनका नाम था धनु और शुभा, इनमें से किसी एक को मानव बम बना लेना, क्योंकि उसके विश्वास पात्र भी थे और ये एलटीटीई से भी जुड़ी हुई थी धनु और शुभा। तो उनको फिर तमिलनाडु ले आया शिवरासन अपने साथ। तो शिवरासन क्या करता था, वो चुनावी
पहले उसके दिमाग में आया कि जब चुनावी रैली होती है तो उसमें नेता तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है और चुनावी रैली में ही हम राजीव गांधी को मार सकते हैं, क्योंकि चुनावी रैली में हम आसानी से राजीव गांधी तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इसकी उन्होंने रिहर्सल भी की बाकायदा। तो पहली रिहर्सल हुई वीपी सिंह की चुनावी रैली में। तो इसमें क्या हुआ कि वीपी सिंह की चुनावी रैली में धनु भी थी, शिवरासन भी था, इनके अन्य लोग भी थे। तो ये लोग वहाँ उसके काफी नजदीक भी पहुंच गई थी धनु। लेकिन फर्क इतना था कि उस दिन उसकी धनु की जो कमर थी उसमें जो बम वाला बेल्ट थी वो नहीं बंधी थी। और उसके बाद इन्होंने दूसरी जो रिहर्सल की, एक डीएमके एक बहुत बड़ी पार्टी है और जो करुणानिधि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी रहे, उनकी रैली में इन्होंने दूसरी रिहर्सल की और इसी प्रकार से करुणानिधि के आसपास भी पहुंच गए। तो इनको लगने लगा कि मतलब ऐसे वीआईपी के आसपास इस तरीके से उन्होंने रणनीति बनाई कि मतलब एक रिहर्सल की कि हम ऐसे राजीव गांधी के आसपास पहुंच जाएंगे। तो तमिलनाडु में चेन्नई की ये घटना है और 21 मई सन 1991 को श्री पेरमदूर में रैली होनी थी राजीव गांधी की। तो इसकी सूचना 20 मई को, क्योंकि अखबारों में ऐड छपता है जब भी कोई राजनीतिक दल या राष्ट्रीय राजनीतिक दल जब भी कोई रैली करता है, बड़ी रैली, तो उसका एक ऐड जरूर छपता है। तो ये जो अखबार खरीद कर जो शिवरासन था वो वहाँ लेकर आया और उसने वहाँ शोभा थी, वहाँ धनु थी, मानवम धनु थी, नलनी थी, हरिबाबू थे। हरिबाबू एक फोटोग्राफर थे वहाँ तमिलनाडु के, तो वो भी इसमें शामिल थे। तो इसमें कई लोग शामिल थे। तो उसने अखबार दिखाया, उसने कहा कि कल 21 मई को श्री पेरमदूर में राजीव गांधी की रैली होने वाली है और वहाँ हम अपनी जो ये हमारी जो योजना है इसको अंजाम देंगे। तो ठीक हो गया। मानव बम जो धनु थी वो चंदन की माला उसके हाथ में थी और शिवरासन था, शोभा थी, नलनी थी, हरिबाबू थे फोटोग्राफर। तो धनु की जो कमर थी उस पर आरडीएक्स बारूद से बनी हुई बेल्ट पहनी हुई थी धनु ने। और कांग्रेस जो कार्यकर्ता जब वहाँ सभा स्थल पे ये लोग पहुंचे, तो क्योंकि राजीव गांधी को वहाँ सभा स्थल पे पहुंचने में लेट हो गई थी, क्योंकि वो चेन्नई में एक सभा को संबोधित करने में उनको टाइम लगा, फिर उनको वहाँ से आने में टाइम लगा, फिर उनका मीडिया उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उनको टाइम लग गया। तो काफी रात का समय हो गया था। तो धनु ने कमर पे आरडीएक्स वगैरह बांध के ये सब तैयारी में थे, मतलब अपने, है ना। एक इसने बेल्ट पहने, एक कांग्रेस की कार्यकर्ता थी लता कंगन, उसके पीछे धनु खड़ी हो गई। तो लता कंगन की बेटी कोकिला थी, वो जैसी राजीव गांधी आते हैं तो उसको कविता पढ़ने को कहती है, जो कांग्रेस की नेता होती है, कांग्रेस की कार्यकर्ता लता कंगन। तो राजीव गांधी उन दिनों बड़े सरलता से लोगों से मिलते थे और जैसे ही मानव बम धनु आगे की ओर बढ़ती है तो उसको एक जो महिला जो सब इंस्पेक्टर है वो रोक लेती है। तो कुछ कहती है तो राजीव गांधी कहते हैं इसको आने दो, क्योंकि राजीव गांधी इशारा करते हैं, तो सब इंस्पेक्टर उसको रोकती नहीं, उसको आगे बढ़ने देती है। तो जो मानव बम धनु होती है वो पहले राजीव गांधी को माला पहनाती है और माला पहनाने के बाद फिर वो पैर छूने के लिए झुकती है। और भारत में एक शिष्टाचार भी कहा जाता है कि जब भी कोई आपके पैर छूता है तो आप उसके कंधों में हाथ रखते हैं, मतलब शिष्टाचार के नाते। तो राजीव गांधी ने भी यही किया और जैसे ही जब धनु झुकी राजीव गांधी के पैर छूने के लिए, तो राजीव गांधी के पैर छूने के लिए नहीं झुकी थी, बल्कि उसने जो बम का रिमोट था यानी कि जो बटन था उसको दबा दिया और एक बहुत जोरदार धमाका और जिसमें 18 लोग मारे गए और उसमें राजीव गांधी की भी एक लाश थी और समय था रात के 9:20 और 9:21 पे जब देखा तो चारों तरफ लाशें बिखरी हुई थी और उसमें एक राजीव गांधी की लाश थी और राजीव गांधी का जो चेहरा था पूरी तरह से विकसित हो गया था, क्योंकि जो बम विस्फोट हुआ उसने उसकी जो बेल्ट थी, बेल्ट का जो बेल्ट में बारूद या आरडीएक्स था वो कमर के पिछले हिस्से में था, यानी कि जिन पीठ की तरफ राजीव गांधी का मुंह था तो राजीव गांधी का पूरा मुंह उड़ गया था और राजीव गांधी की पहचान लोगों ने उनके जूते और उनके सर के पिछले हिस्से से की। तो ये थी राजीव गांधी की हत्या की कहानी कि एलटीटीई ने किस प्रकार से एक भय के संदेह में उनको मार दिया। और वो एलटीटीई को 2009 के आसपास जो श्रीलंका की सरकार थी, श्रीलंका की सेना थी, उसने प्रभाकरण को उसको मार दिया और एलटीटीई का सफाया हो गया। तो अब देखिए, अब वहाँ बड़ी शांति व्यवस्था है और बहुत शांत इलाका श्रीलंका है। और श्रीलंका अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि वहाँ एक आपातकाल लागू हुआ और आपातकाल इसलिए लागू हुआ क्योंकि वहाँ आर्थिक संकट पैदा हो गया और कहते हैं कि वहाँ चावल के दाम तक 500 रुपये प्रति किलो चावल बिक रहा है और वहाँ एक चाय, जबकि वहाँ चाय बागान इतने हैं, वो तो चाय एक्सपोर्ट करते हैं और अधिकतर चीज़ें उनको इंपोर्ट करनी पड़ती है अपने देश में। तो जो चीज़ अधिकाधिक मात्रा में उनके वहाँ होती है, जिसको एक्सपोर्ट भी वो लोग करते हैं और उस चीज़ की कीमत 100 रुपये प्रति कप चाय वहाँ बिक रही है।
तो आज श्रीलंका की हालत ऐसी क्यों हुई? तो श्रीलंका कई समय उग्रवाद से घिरा रहा और कहते हैं कि वहाँ कभी क्रिश्चियनों की जो उनकी वो जहाँ वो सभा स्थल होती है या जहाँ वो प्रेयर करते हैं वहाँ उनके उसको गिरजाघर को इन्होंने उड़ाने की कोशिश किया, वहाँ के स्थानीय लोगों को कभी मारने की कोशिश की, वहाँ मुस्लिम लोगों से भी आपस में लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। तो इस तरीके से जो श्रीलंका है उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और वो आपातकाल लगा हुआ है और वो पूरी तरीके से जिस तरीके से एक आदमी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है उस तरीके से श्रीलंका देश पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। और हमने एक अपने जो श्रीलंका में जो एलटीटी संगठन था उसको इतना आगे भारत की सेना ने उसको आगे बढ़ाया, भारत की सेना ने ही लोगों को प्रशिक्षण दिया और प्रभाकरण को तो ये बड़ा मतलब महत्व देते थे जो इसको क्योंकि एक बार सेना इसको छोड़ने भी गई, इसको पूरी सुरक्षा के साथ छोड़ा गया प्रभाकरण को और उसी प्रभाकरण ने राजीव गांधी की हत्या करवा दी। और राजीव गांधी बहुत कम उम्र के बहुत एक बड़ी मतलब उनकी सोच थी देश को आगे बढ़ाने की और बहुत एक आधुनिक नेता भारत के कहे जाते थे। तो राजीव गांधी की हत्या की आज हमने आपको कहानी सुनाई और साथियों जो हम एक आपको कहानी सुनाते हैं इसको कहानी को तैयार करने में बहुत लंबा समय लगता है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है, नोट्स बनाने पड़ते हैं और उसके बाद कई पहलुओं की जांच करनी पड़ती है और कई पॉइंट देखने पड़ते हैं, उसके बाद ये वीडियो आप तक पहुंच पाता है। तो कम से कम एक लाइक या एक आप इसको सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं क्योंकि अगर आप हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे तभी वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंचेगा। और सब्सक्राइब करने के साथ आप इसका बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें क्योंकि जब आप इसका बेल आइकन बटन दबाएंगे तो हमारा अगला जो भी वीडियो होगा वो सीधे आपके मोबाइल तक पहुंच जाएगा। और यदि आप इसको फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे इस चैनल को हमारे इस समाचार सच के पेज को आप फॉलो करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। अभी के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए समाचार सच। शुक्रिया।